हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका ई लर्निंग विद दुर्गेश में। दोस्तों, सीटेट की महा मैराथन क्लास में सीडीपी क्लास के साथ मैं मुकेश आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, सभी लोग जुड़ जाइए और वीडियो को साथियों तक शेयर करिएगा। चलिए फ्रेंड, क्लास की शुरुआत करते हैं। पहले जितने लोग जुड़े हैं उन सभी का एक बार फिर से गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार, राधे राधे। सभी का स्वागत है क्लास में। जी हाँ, सभी साथियों का क्लास में स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड, चलिए धीरे धीरे क्लास की शुरुआत करते हैं। जितने लोग जुड़े आप लोग वीडियो को शेयर करते चलिएगा। चलिए भाई, पहला प्रश्न है कि बच्चों में ज्ञान की रचना करने के लिए तथा अर्थ निर्माण करने के लिए करने की क्षमता होती है, इस परिप्रेक्ष्य में शिक्षक की भूमिका होती है। जी हाँ फ्रेंड, बिल्कुल सरल भाषा है प्रश्न की कि बच्चों में ज्ञान की रचना, ठीक, और अर्थ निर्माण करने की क्षमता होती है, जाहिर सी बातें होती है। इस परिप्रेक्ष्य में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? ए संप्रेषक और व्याख्या की, बी सुगमकर्ता की, सी निर्देशक की, और डी तालमेल बैठाने वाली की। जी हाँ फ्रेंड, बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। चलिए भाई, जल्दी से बताइए कि बच्चे ज्ञान की रचना करने में तथा अर्थ का निर्माण करने में की क्षमता होती है, इस विषय वस्तु के संदर्भ में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? किसकी भूमिका निभाता है शिक्षक? जी हाँ, संप्रेषक और व्याख्याता की, सुगमकर्ता की, निर्देशक की, या तालमेल बैठाने वाले की। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करिए। ऑप्शन नंबर ए कंचन सरोज जी के, ऑप्शन नंबर सी सुजीत गुप्ता जी, ऑप्शन नंबर ए ठाकुर शिवम सिंह जी के है, ऑप्शन नंबर सी। बहुत बेहतर, बढ़िए भाई, गुड इवनिंग। बिट्टू सिंह जी गुड इवनिंग, स्वागत है भाई। सभी लोगों को फिर से गुड इवनिंग। श्रद्धा अग्रहरी जी के, ऑप्शन नंबर बी। चलिए भाई, देख लेते प्रश्न, फ्रेंड प्रश्न को। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब इसका है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर यदि बच्चों की जगह क्वेश्चन में वयस्क होता तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होता। लेकिन यहाँ पर बच्चों की बात कर रहे हैं, बच्चों के लिए व्याख्या की जरूरत नहीं है, उसको व्याख्या की आवश्यकता नहीं है, न कि उसको संप्रेषक की आवश्यकता है। बच्चे को सुगमकर्ता की आवश्यकता है, जो चीज़ों को सरलता से समझाए, वह उनके मस्तिष्क के हिसाब से चीज़ों को बताए, उनकी मानसिक क्षमता और रुचि के हिसाब से चीज़ों को समझाए। उसी की आवश्यकता है शिक्षक की कि सुगम करता हो, मतलब सरल और बोधगम बना दे शिक्षक को। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? जी हाँ फ्रेंड, कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? ए उच्च आत्म क्षमता, बी निम्न औसती मानसिक प्रक्रियाएं, सी अंतर्दृष्टि समस्याओं का समाधान, और डी करें उच्चतर श्रेणी मानसिक प्रक्रियाएं। जी हाँ, यह भी सोल्यूशन बिल्कुल सिंपल है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता नहीं है? ठाकुर शिवम जी, सर खेलो जीतो इनाम पाओ बंद हो गई क्या? नहीं ठाकुर शिवम जी, बंद नहीं हुई है व्यवस्था, थोड़ी सी दिक्कत उसमें आ गई थी क्लास में, तो इस वजह से उसको रोक दिया गया 2-3 दिन के लिए। जैसे ही क्लासेस लगेंगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। भाई सुगम करता सुजीत गुप्ता जी पूछ रहे हैं, सुगम कर्ता का अर्थ क्या होता है? भाई सुजीत गुप्ता जी, सुगम कर्ता का अर्थ हुआ होता है कि बच्चों को किसी भी अधिगम का जो सरलता से बोध करा दे, शिक्षक बच्चों को किसी भी विषय वस्तु का सरलता से बोध करा दे, वही सुगमकर्ता कहा जाता है। जी हाँ, आगे आते हैं प्रश्न पर भाई। देखिए, उच्च क्षमता, उच्च आत्मता या प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता होती है। अंतर्दृष्टि समस्याओं का समाधान करना, मतलब सूझ द्वारा समस्याओं का समाधान करना, यह भी प्रतिभाशाली बच्चों की क्षमता होती है। उच्चतर मानसिक श्रेणी, जी हाँ भाई, प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं, आप सभी को ज्ञात है कि उनकी बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर होती है, तो ऑप्शन नंबर डी भी इसका समर्थन कर रहा है। ऑप्शन नंबर 140 ऊपर होता है, तो जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी, निम्न औसती मानसिक प्रक्रियाएं। यह प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लक्षण नहीं है फ्रेंड। बिल्कुल सरल सा सवाल था यह, और बिल्कुल सिंपल इसके आंसर भी थे। सभी साथियों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, बहुत बेहतर। इसी तरीके से प्रश्न के आंसर देते रहिएगा आप सभी लोग, और वीडियो को सभी साथियों से शेयर करते रहिएगा। चलेंगे आगे फ्रेंड। अगला प्रश्न है, चलिए भाई थोड़ा सा, कह रहे हैं कि कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर, जी हाँ फ्रेंड, पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस प्रवृत्ति का होगा, किस तरह का प्रवृत्ति होगा? बी व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, सी व्यक्तिगत मूल्य, और डी पारिवारिक अपेक्षाएं, और डी कह रहा है अंतर्निहित संभावित दंड। जी हाँ फ्रेंड, बात कर रहे हैं कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार पूर्व परंपरागत स्तर जिसकी आयु सीमा होती है 4 से 10 वर्ष। जी हाँ, उस आयु का जो बालक होता है वह नैतिक निर्णय के समय निम्नलिखित में से किस तरह प्रवृत्त होगा? जल्दी से बताइए। कोहलबर्ग नैतिक विकास के सिद्धांत के जन्मदाता कोहलबर्ग जी
के अकॉर्डिंग ये प्रश्न है। इनकी थियरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि पूर्व परंपरागत स्तर में जो 2 सोपान आते हैं, उसमें पहले सोपान की बात यहाँ पर की जा रही है। जी हाँ, पहले सोपान की बात की जा रही है, जो क्या है, अंतर्निहित संभावित दंड। जी हाँ फ्रेंड, दंड या आज्ञाकारिता जो है इनकी पहली स्तर होता है, जिसमें क्या होता है, व्यक्ति को, जो बालक होता है वह क्या करता है, दंड से दूर रहने का अभिप्रेरण उसको मिलता है और वह अधिक मजबूर हो जाता है। उसको इस बात का भय होता है कि मैं यदि कोई गलत काम कर दूंगा तो उसके वजह मुझे दंड मिलेगा। इस वजह से वह गलत कार्यों को नहीं करता है। जो भी उसको समाज द्वारा बताया गया है कि यह कार्य गलत है, यह समाज के अनुकूल है, प्रतिकूल है, तो उन कार्यों को दोहराना नहीं चाहता है, क्योंकि उसके मस्तिष्क में यह अवधारणा को डाल दिया गया है कि गलत करने पर उसको दंड मिलेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी का बिल्कुल सही जवाब होगा। और कुछ ही साथियों ने इसके आंसर कमेंट किए, सभी लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा और वीडियो को शेयर करते रहिएगा। संख्या आपकी रुकी हुई है, संख्या को बढ़ाइए आप लोग आगे। चलिए आगे चलते रहेंगे हम वीडियो को लेकर। जी हाँ, अगले वीडियो की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा जो है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को होना चाहिए। जी हाँ, शिक्षार्थी की व्यक्तिगत भिन्नताओं के, जी हाँ, व्यक्तिगत भिन्नता की बात कर रहे हैं, के संदर्भ में एक शिक्षिका को होना चाहिए। भाई किस प्रकार से होना चाहिए? ए, निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना। बी, कलन विधि या एल्गोरिथम का अधिकतर प्रयोग करना। सी कह रहे हैं याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना। और डी कह रहे हैं विभिन्न प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। बिल्कुल पानी की तरह साफ है यह प्रश्न और इसका उत्तर भी बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल क्लियर इसके आंसर हैं। जल्दी से अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दिएगा, क्योंकि बिल्कुल सरल का सवाल है ये और सरल क्वेश्चन है। जी हाँ, जल्दी से जितने भी लोग जुड़े हैं अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल प्रश्न है और बहुत ही सरल भाषा इसकी दी गई है और बिल्कुल सिंपल आंसर भी इसका होगा। जल्दी से अपने आंसर कमेंट करिए फ्रेंड, क्या होगा इसका सही जवाब। चलिए भाई जल्दी से बताएं फ्रेंड, क्या होगा इसका सही जवाब। बिल्कुल 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 ऑप्शन नंबर डी वाले बिल्कुल सही है आप सभी का जवाब, कि विभिन्न प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना चाहिए। भाई पहले देखिए मैंने व्यक्तिगत भिन्नता शब्द को अंडरलाइन कर दिया, इसका मतलब है फ्रेंड कि भिन्न भिन्न बालकों की सीखने की क्षमताएं अलग अलग होती हैं, जो उनकी व्यक्तिगत भिन्नता को प्रदर्शित करती है। इसलिए शिक्षिका की महत्वपूर्ण भूमिका यह होनी चाहिए कि वह भिन्न भिन्न व्यक्ति भिन्नता वाले छात्रों को भिन्न भिन्न प्रकार से अधिगम करा सके, उनके लिए आवश्यक सामग्री को उपलब्ध कराकर उनके शिक्षण को और भी बेहतर बना सके। जी हाँ, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। इसी के साथ फ्रेंड अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। बिल्कुल रिपीटेड प्रश्न है, यह अक्सर आपको मिल जाएगा परीक्षा में। हर परीक्षा में यहाँ से 2 से 3 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, लेकिन ध्यान यह देना है कि नहीं और हाँ में कंफ्यूजन नहीं होना है। यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा है। ए, विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। बी, सभी विकास परिपक्वन और अनुभव की अंतर क्रिया के परिणाम स्वरूप होते हैं। सी कह रहे हैं सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। और डी कह रहे हैं कि सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। यह भी बिल्कुल रिपीटेड प्रश्न है भाई, बिल्कुल रिपीटेड प्रश्न है, इसमें जरा भी देर करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। देखिए भाई, चलिए आपके ऑप्शन देख लेते हैं। बिल्कुल बहुत बेहतर आंसर आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, बहुत बेहतर। चलिए बहुत अच्छी संख्या ऑप्शन नंबर सी वाले की। चलिए बहुत बेहतर लग रहा है, बहुत अच्छा जवाब आप सभी का। ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल सही जवाब है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया प्रश्न की शुरुआत में है कि यह प्रश्न काफ़ी बार रिपीट कर चुका है, इसलिए आप लोग इसके बिल्कुल सही आंसर कमेंट करिएगा। और आप लोगों ने वैसा ही किया, बिल्कुल सही आप सभी ने जवाब दिया, बहुत अच्छा। सबके जवाब बिल्कुल 100% सही हैं। क्यों है, जरा सा इसका डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड। कह रहा है कि सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है ये, क्योंकि फ्रेंड सभी बालकों में विकास की प्रक्रियाएं भी अलग अलग होती है, साथ ही साथ अधिगम की प्रक्रिया भी अलग होती है। कोई बालक किसी चीज़ को कम समय में सीखता है, कोई अधिक समय में सीखता है। ठीक, किसी की शारीरिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है, किसी का
मंद गति से होता है। तो यह दोनों चीज़ें हैं वह एक दूसरे के विपरीत है, यह दोनों साथ साथ कभी नहीं चल सकती हैं। जी हाँ, आप सभी लोगों ने इसका एग्जाम्पल देखा। जैसे क्या होता है, आपकी क्लास में 2 बच्चा है और दोनों को हम जोड़ सिखा रहे हैं, तो एक बच्चा बहुत जल्दी सीख जा रहा है जोड़ और दूसरा देर सीख रहा है। या ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यह विकास के सिद्धांत का नियम होता है कि विकास का क्रम जो है और अधिगम एक साथ नहीं चलते हैं, इनके चलने की गति क्या होती है, परस्पर भिन्न भिन्न होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड, हौले हौले से धीरे धीरे से क्लास को आगे लेके चल रहे हैं, जुड़ते चलिएगा। जो लोग अभी फिर से जुड़ रहे हैं उनका भी क्लास में स्वागत है। क्लास की टाइमिंग आप सभी लोग याद करिएगा 8:30 पर, जी हाँ 8:30 पर सीडीपी के सेक्शन के साथ मैं मुकेश आपके साथ लाइव जुड़ता हूं। तो टाइम याद रखिएगा, घड़ी पे रिमाइंडर सेट कर लीजिएगा कि सीडीपी पढ़ना है ई लर्निंग विद दुर्गेश पे, तो 8:30 बजे आप सभी को लाइव जुड़ जाना है। जी हाँ, बात करेंगे अगले प्रश्न की फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। कल ही इस प्रश्न को मैंने डिटेल में आप सभी को समझाया था। जिन साथियों ने कल का क्लास अटेंड किया होगा वो इसका बिल्कुल सही जवाब देंगे। जी हाँ, ये कह रहा है आकलन शिक्षण अधिगम से अंतर्निहित प्रक्रिया है। आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। बी, आकलन एक शैक्षिक सत्र में 2 बार कराना चाहिए, शुरू में और अंत में। सी कह रहे हैं आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि ऐसे किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कराना चाहिए। और डी कह रहे हैं आकलन सत्र की समाप्ति में कराना चाहिए। जी हाँ, बताइए फ्रेंड, बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। कल ही मैंने इसके जवाब को स्पष्ट रूप से आपसे बताया था कि क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। किस कारण आकलन को आवश्यक माना गया है एक अधिगम प्रक्रिया में। जी हाँ, ए रजनी मौर्य, महेश कुमार बरनवाल जी, जी हाँ, बिट्टू सिंह जी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए फिर ए। जी हाँ, बिल्कुल भाई, ऑप्शन नंबर ए वाले के जवाब जो हैं वह मैं देख लेता हूँ। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए वाले के। बहुत बढ़िया फ्रेंड, कह रहा है कि आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। बिल्कुल सही जवाब है इन सभी साथियों का। क्यों फ्रेंड? क्योंकि क्या होता है, आकलन का एकमात्र उद्देश्य यही होता है कि विद्यार्थियों के सीखने की प्रगति को ऑब्जर्व करना, नोटिस करना कि किस गति से छात्र सीख रहे हैं, क्या कमियां हो रही हैं, किन चीज़ों की और आवश्यकता है, क्या सुधार की आवश्यकता है, और क्या और भी तरीके से हम अधिगम में अपने सुधार ला सकते हैं, किस प्रकार से अधिगम को और बेहतर बना सकते हैं। इन सारी बातों को ध्यान रखते हुए आकलन कराया जाता है, जो कि शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया के रूप में कार्य करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो इसका जवाब है वह बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चलिए भाई, आ गया है परीक्षा वाले प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है। काफ़ी बार इस प्रश्न पे चर्चा हो चुकी है, काफ़ी बार मैंने इस प्रश्न पे चर्चा कर दिया है, तो इसलिए इस प्रश्न पर मैं बिल्कुल समय नहीं दूंगा। आप लोग फटाक से इसके आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ए अभिसारी चिंतन, बी सामग्रिक चिंतन, सी अहमवादी चिंतन और डी अपसारी चिंतन। बताइए भाई, सृजनात्मकता का संबंध किस प्रकार के चिंतन से है। जी हाँ, सृजनात्मकता का चिंतन, सृजनात्मकता जो विचार है उसका चिंतन किस प्रकार से है। बिल्कुल ए। अभी तक कुछ साथी हमारे कंफ्यूज है। मैं क्यों? आप इस प्रश्न में कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि इस प्रश्न की चर्चा काफ़ी क्लास में हो चुकी है। तो क्लास को आप लोग बड़े ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि बहुत सारे क्लास से जो है आपको जानकारी हल्का हल्का करके जानकारी आपको मिलती रहती है, क्योंकि ये जो सारे प्रश्न परीक्षा वाले प्रश्न हैं, ऐसे ही प्रश्न सेम परीक्षा में आपको देखने के लिए मिलेंगे। चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ऑप्शन नंबर डी की तरफ। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी जवाब आ रहा है। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी वाले का कि सृजनात्मकता का संबंध अपसारी चिंतन से होता है। तो अपसारी चिंतन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। फ्रेंड जान लेते हैं कि अपसारी चिंतन क्या होता है। अपसारी चिंतन बार बार पूछा जाता है फ्रेंड कि अपसारी चिंतन और अपसारी चिंतन क्या होता है। आप लोग ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं, तो देख लेते जरा सा। अपसारी चिंतन का मतलब होता है फ्रेंड कि जो व्यक्ति होता है उसके विचारों के मतलब इसके विचार में जो नए नए प्रयोग और सुझाव, जो नए मतलब उसके किसी वस्तु के संदर्भ में जो व्यक्ति नए नए विचार देता है, नए नए सोच मतलब उत्पन्न करता है। क्योंकि क्या होता है, आप सभी लोग जानते हैं कि सृजनात्मकता का अर्थ होता है क्रिएटिविटी, मतलब किसी समस्या समाधान के लिए नए नए उपाय खोजना ही क्या होता है, सृजनात्मकता होता है। सेम वही कार्य होता है अपसारी चिंतन में। जी हाँ, अपसारी चिंतन में वही कार्य होता है। जबकि अपसारी चिंतन में क्या होता है कि जो तथ्यों को आपने खोजा है उसके आधार पर निष्कर्ष करके समस्या को हल करना। जी हाँ, जो समस्या का आपने हल खोजा है
उस पर निश्चित करके समस्या के हल तक पहुंचना, यह दोनों का अर्थ होता है। आप याद रखिएगा, क्योंकि अक्सर ये परीक्षा में कन्फ्यूजन वाले प्रश्न हो जाते हैं। इसी के साथ आगे चलेंगे फ्रेंड। चलिए, अगला प्रश्न कह रहा है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोस्की सहमत होते हैं? जी हाँ, आ गए हैं पुनः घूम फिर के वाइगोस्की महोदय। मैंने आपको बार बार बताया है, वाइगोस्की, जीन पियाजे, कोहलबर्ग, तीन का नाम आप याद रखिएगा, रट लीजिएगा, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। कह रहे हैं, बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाते हैं। बी कह रहे हैं, बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशु पर प्रयोग किए जाए। सी, बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। डी कह रहे हैं, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतर्क्रिया के माध्यम से सीखते हैं। बिल्कुल सिंपल सा जवाब है, बिल्कुल सिंपल सा यह प्रश्न है। जिन साथियों ने वाइगोस्की की थियोरी को पढ़ा होगा वो तो इसका जवाब दे ही लेंगे। बाकी जिन साथियों ने वाइगोस्की की थियोरी को नहीं पढ़ा है और मेरे क्लास को अटेंड किया है, वह भी इसका जवाब बिल्कुल सही देंगे। यह जो फ्रेंड सीधे सीधा संबंध है जेड-पीडी से, इसका संबंध वाइगोस्की की थियोरी से जेड-पीडी से संबंधित है। तो आप समझ गए होंगे कि जेड-पीडी क्या है। चलिए, संतोष कुमार जी नेम लीजिए सर। संतोष कुमार जी, काफ़ी सारे साथियों के नेम लेने में समय आपका टूटता है, इसलिए मैं जवाब को एनालिसिस करता हूं कि कितने साथियों के जवाब सिमिलर आते हैं, कॉमन आते हैं। मैं उन्हीं को ऑप्शन, जिनका जवाब डिफरेंट होता है, मैं उन्हीं के नाम लेता हूं। बाकी जिनके जवाब सिमिलर होते हैं उन सभी को मैं एक ऑप्शन से इंडिकेट कर देता हूं कि भाई ऑप्शन नंबर डी वाले हैं, ऑप्शन नंबर सी वाले हैं। जी हाँ, तो बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। नाम में तो क्या अच्छा है। आप सभी लोगों का स्वागत है क्लास में, मैं दिल से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का। जी हाँ, चलिए, जवाब आप सभी के आ गए हैं। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी कमेंट आ गया, बिल्कुल बहुत सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी वाले। ऑप्शन नंबर डी वाले बिल्कुल सही जवाब है फ्रेंड, कि जब बच्चा किसी समस्या का समाधान स्वयं नहीं कर पाता है, उलझ जाता है, और उस समस्या का समाधान वह अपने वयस्कों की सहायता से कर लेता है, तो यह आपका वाइगोस्की के जेड-पीडी से संबंधित है, मतलब समीपस्थ विकास के क्षेत्र से संबंधित है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ेंगे आगे फ्रेंड, क्योंकि इन सारे प्रश्नों की विश्लेषण मैं कर चुका हूं, इसलिए इन प्रश्नों पर ज़्यादा समय नहीं देंगे। आगे कह रहा अगला प्रश्न, बच्चों के बारे में दिया गया है 4 ऑप्शन, चयन करके बताना है कौन सा बिल्कुल सही है। ए, कभी हमारा भी ले लिया कहीं नेम, राज यादव जी, बिल्कुल नाम लेते हैं भाई, आप सभी लोगों का नाम, क्योंकि आप सभी लोग हमसे जुड़े हैं और हम आपसे जुड़े हैं, तो नाम में क्या रखा है, जब आप लोगों की इच्छा है सभी साथियों की, तो नाम मैं जरूर ले लूँगा, कोई उसकी दिक्कत नहीं है। जी हाँ, चलिए, एक कह रहे हैं, चिंतन में वयस्कों की भांति होते हैं और जो जो बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। बच्चों के बारे में कथन दिया गया है। बी कह रहे हैं, खाली बर्तन के समान होते हैं जिन्हें बड़ों के द्वारा ज्ञान भरा जाता है। सी कह रहे हैं, निष्क्रिय जीव होते हैं जो प्रदत्त सूचना को ज्यों के त्यों प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। डी कह रहे हैं, जिज्ञासु प्राणु होते हैं जो अपने चारों तरफ जगत में खोजने के लिए अपने तर्कों और क्षमताओं के आधार पर उपयोग करते हैं। बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। आप सभी लोगों ने इस बात को स्पष्ट रूप से जानते होंगे, अपने दैनिक जीवन में समझते होंगे। बिल्कुल कॉमन सा यह प्रश्न है कि बच्चे क्या होते हैं। जी हाँ, बच्चों के संदर्भ में सबसे सटीक विकल्प क्या होगा? बिल्कुल 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 सिंपल प्रश्न है भाई। आप सभी लोग जानते हैं कि छोटे बच्चे जिज्ञासु होते हैं, छोटे बच्चे जिज्ञासु होते हैं। यदि आपको याद नहीं आता है जिज्ञासु होते हैं, तो आप सभी लोगों ने थॉमस अल्वा एडिसन की किताब कहानी पढ़ी होगी। थॉमस अल्वा एडिसन किस प्रकार के जिज्ञासु थे आप सभी लोग जानते हैं। पढ़कर हंसी आएगी कि वह जानते हैं कि पक्षी उड़ते हैं, पक्षी किस प्रकार से उड़ते हैं, यदि वो कीड़े को खाते हैं तो उड़ते हैं। तो वह बच्चा इतना जिज्ञासु था कि वह कीड़े को खा कर, मतलब कीड़े को किसी को खिला कर चेक करना चाहता था कि वह व्यक्ति उड़ सकता है या नहीं उड़ सकता है। बड़ी हास्यपद कहानी है, लेकिन बहुत कुछ सिखा जाती है। वह छोटी सी कहानी, हास्यपद कहानी, जिज्ञासु होने का प्रतीक भी संकेत करती है। साथ ही साथ एक जीवन में बहुत कुछ सिखा जाती है फ्रेंड। 1200 प्रयोग करने के बाद एडिसन विद्युत बल्ब का आविष्कार करता है। इससे आज सिद्ध करना आता है कि व्यक्ति यदि बार बार प्रयास करे तो असफलता निश्चित ही उसके हाथ लगेगी। असफलता से निराश मत होइए, आप बराबर निरंतर प्रयास करिए, सफलता एक दिन आपके कदम जरूर चूमेगी। ये छोटी सी कहानी बहुत सारी चीज़ें हमको सिखा जाती है। तो इसी के साथ आगे चलेंगे फ्रेंड। बिल्कुल अगला प्रश्न है, बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जी हाँ,
बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन में ही होता है? जी हाँ, ए, बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। बी, जब ये त्रुटियां करते हैं तो शिक्षक सौम्य और उन्हें त्रुटियों करने के लिए दंड न देता हो। सी कह रहे हैं बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण होती है, उन्हें उन्हें काट दे और उन्हें पर अधिक ध्यान दे। और डी, असावधानी कारण त्रुटियां करते हैं। यह भी सवाल बिल्कुल सरल है। यह भी सवाल जो है फ्रेंड वह बिल्कुल सरल है कि बच्चे त्रुटियां करते हैं उनके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यह सत्य है? जी हाँ, यह भी सवाल बिल्कुल सही है। सीखने की प्रक्रिया में त्रुटि एक महत्वपूर्ण अंग होती है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं थानराइक महोदय ने अपने सीखने के सिद्धांत में ट्रायल एंड एरर मेथड दिया है सीखने का। जी हाँ, ट्रायल एंड एरर मेथड, प्रयास या त्रुटि का सिद्धांत। कहने का उनका यह स्पष्ट रूप से है फ्रेंड कि जब कोई भी बालक किसी कार्य को सीखता है तो निश्चित रूप से वह गलती करता है, क्योंकि गलती से भी बहुत सारी चीज़ें वह सीखता है। तो सीखने में क्या एक महत्वपूर्ण अंग गलती करना या त्रुटि करना भी है। इसलिए सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कि बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने का एक प्रमुख अंग होती हैं। ऑप्शन नंबर ए वाले जवाब बिल्कुल सही है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है। बढ़ेंगे आगे फ्रेंड। चलिए भाई अगला प्रश्न। ठीक है, चलिए। कह रहे हैं अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। जी हाँ, इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह, यह बात भाई बिल्कुल सही है कि अध्यापक को ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहिए, ऐसा एटमॉस्फेयर बनाना चाहिए कि उनकी कक्षा के सभी बच्चे अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। इस कार्य के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ठीक, वह वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को तिरस्कार करे ताकि वह अनुभव करके उन्हें अधिक कठोर परिश्रम करना पड़ता है। भाई देखिए, यह बिल्कुल बिल्कुल तर्कहीन कथन है यहाँ पर कि भाई आप जब वंचित बच्चों का जो तिरस्कार करेंगे तो आप किस प्रकार से उस माहौल की कल्पना करेंगे। बी वाला ऑप्शन देखते हैं। उन शिक्षार्थियों का पता लगाएंगे जो अंग्रेजी बोल सकते हैं और घरों में संपन्न हो, उन्हें आदर्श के रूप में प्रस्तुत करें। भाई यह भी कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप केवल संपन्न घरों के बच्चों के शिक्षक नहीं है, आप उन घरों के बच्चों के शिक्षक हैं जो निर्धनता से पीड़ित हैं, जिनके परिवार में गरीबी है, जिनके माता पिता शिक्षित नहीं है, जो किसी कारण उस शिक्षा से वंचित है। आप उन सभी के शिक्षक हैं, न कि आप धनी वर्ग के शिक्षित हैं। इसलिए यह भी ऑप्शन बिल्कुल तर्क संगत है। सी वाला ऑप्शन कह रहा है अपने शिक्षार्थियों को सामाजिक संस्कृति पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त कर लेंगे और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करेंगे। यह ऑप्शन कुछ सटीक लग रहा है। सी वाला देखते हैं, डी वाला, अरे नियम बनाए और उनका पालन न करने पर उन्हें दंड दे। भाई यह भी ऑप्शन बिल्कुल तर्क संगत है। तो आप समझ गए होंगे इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, क्योंकि यह एक स्पष्ट व्याख्या महसूस कर रहा है कि आप सामान्य बालक, विशिष्ट बालक, इन सभी के शिक्षक है। इसलिए ऐसी स्थिति आप पैदा करिए जिससे दोनों कक्षा में अपने आप को आत्मसम्मानित और गौरवान्वित महसूस करें। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न की सही व्याख्या महसूस कर रहा है। चलेंगे इसी के साथ भाई आगे वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है, थोड़ा सा इसको चलिए, कह रहा है कि सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। उनकी किस विभिन्नता का कारण है? यह उनकी किस विभिन्नता का कारण है? ए, अभिक्षमता का, बी, अधिगम शैली का, सी, परावर्तक स्तर का और डी, मूल्यों का। बताइए भाई, सुरेश और मदन दो बालक हैं, दोनों की पढ़ने की शैली अलग अलग है। किस कारण उनकी पढ़ने की शैली अलग अलग है? उनकी भिन्नता का यह क्या कारण हो सकता है? अभिक्षमता हो सकता है, अधिगम शैली हो सकती है, परावर्तक स्तर हो सकता है, मूल्य हो सकता है। क्या हो सकता है भाई, जल्दी से बताइए। बिल्कुल सिंपल प्रश्न यह भी है। आप सभी लोगों के साथ ऐसा होता है कि कुछ साथियों को अकेले में पढ़ने में क्या होता है, चीज़ें समझ में आती है, अच्छे से ध्यान में आता है और उसको अच्छे से समझ पाते हैं, अपने मस्तिष्क में रख पाते हैं। और कुछ बच्चों को क्या होता है, ग्रुप स्टडी अच्छी लगती है। किसी को अकेले में पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को ग्रुप में पढ़ना अच्छा लगता है। ये सभी के साथ समस्या होती है। तो आप समझ गए होंगे इसका सही जवाब क्या होगा। बिल्कुल अधिगम शैली फ्रेंड, अधिगम शैली इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, क्योंकि यह समस्या प्रत्येक बच्चों की होती है। किसी को समूह में पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को ग्रुप में पढ़ना अच्छा लगता है। दोनों को प्राप्त करना क्या है, अधिगम ही। दोनों को सीखना ही दोनों का मुख्य उद्देश्य होता है। किसी को समूह में सीखना अच्छा लगता है, किसी को अकेले सीखना अच्छा लगता है। क्या करना है दोनों को, ये तो अधिगम शैली पर डिपेंड करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल से मानसिक स्तर का प्रश्न था,
और आप सभी लोगों ने सही जवाब दिया है। काफ़ी सारे साथियों के जवाब बिल्कुल सही थे, कुछ साथी कन्फ्यूज थे, तो कन्फ्यूजन दूर कर लें। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। और आगे चलेंगे इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। चलिए भाई, अगला प्रश्न कह रहा है, थोड़ा सा इसको भी कर लेता, कह रहा है भारत में भाषिक भिन्नता बहुत है। जी हाँ भाई, ये तो एकदम नॉर्मल सी बात है कि भारत में बहुत सारी भाषाएं, 22 भाषाएं बोली जाती हैं, तो जाहिर सी बात आप समझ सकते हैं कि भाषिक भिन्नता कितनी होगी। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और 2 की प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं में सर्वथा उपयुक्त कथन हो सकता है। जी हाँ, कक्षा 1 और 2 में जहाँ भिन्न भिन्न भाषाओं वाले विद्यार्थी हैं, उनके लिए सर्वते उपयुक्त कथन क्या हो सकता है? ए, विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही है। बी, शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। सी, जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का उपयोग करते हैं, अध्यापक को उन्हीं से अपेक्षा करनी चाहिए। जी हाँ। और डी कह रहे हैं शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा क्या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित किया जाए। देखिए भाई, कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही व्याख्या प्रस्तुत कर रहा है कि भाई शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि कुछ जो विद्यार्थी है उनकी मातृभाषा हिंदी हो सकती है, कुछ विद्यार्थियों की मातृभाषा उर्दू हो सकती है, और कुछ विद्यार्थियों की मातृभाषा पंजाबी हो सकती है। तो विभिन्न विद्यार्थियों की मातृभाषाएं अलग अलग हो सकती हैं। तो शिक्षक का दायित्व होता है कि सभी भाषाओं का सम्मान करे, साथ ही साथ उन्हें अपनी मातृभाषा में विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता प्रदान करे। इससे वह क्या कर सकता है, अपने अधिगम के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब होगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 20 वाले जवाब बिल्कुल सही हैं। चलिए भाई, पुनः प्रश्न आ गया है कि प्रकृति पोषण विवाद, प्रकृति से क्या अभिप्राय है? प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? बिल्कुल सिंपल प्रश्न है ये, जैविक विशिष्टताओं या अंतानुक्रम सूचनाओं से। सी, एक व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति से। डी, भौतिक या सामाजिक संस्कार की जटिल शक्तियों से। और डी, हमारे आसपास के वातावरण। बिल्कुल सिंपल प्रश्न है भाई। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति शब्द का अर्थ पूछा जा रहा है। क्या होगा भाई प्रकृति शब्द का अर्थ? बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, जल्दी से अपने आंसर कमेंट करिएगा भाई। जी हाँ, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति शब्द का क्या अर्थ है? डी 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 डी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी वालों का जवाब बिल्कुल सही है। ओह, ऑप्शन नंबर डी 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 डी। चलिए भाई, साधारण अर्थ में ऑप्शन नंबर डी वालों का जवाब सही है। साधारण अर्थ में ऑप्शन नंबर डी वालों का जवाब सही है, लेकिन यहाँ पर सीडीपी के दृष्टिकोण से अपने आंसर कमेंट करने हैं। सीडीपी के दृष्टिकोण से अपने आंसर कमेंट करने हैं। सामान्य अर्थ में तो आपका प्रकृति संबंधित अर्थ हमारे आसपास का वातावरण होता है, लेकिन सीडीपी के जो अर्थ में यदि आप देखेंगे तो प्रकृति का अर्थ होता है जैविक विशिष्टताएं तथा वंशानुक्रम सूचनाएं। जैविक विशिष्टताएं तथा वंशानुक्रम सूचनाएं जो एक बालक के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उसके आसपास का वातावरण, साथ ही उसके वंशानुक्रम गुणों का हस्तांतरण, यह दोनों तत्व फ्रेंड एक बालक के विकास में, एक बालक के प्रकृति निर्माण में महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर डी वालों को भी जवाब बिल्कुल सही था। क्यों? क्योंकि इस प्रकृति का साधारण अर्थ क्या होता है? हमारे आसपास का वातावरण। ठीक, लेकिन प्रश्न के हिसाब से सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, दोनों लोग खुद आगे चलेंगे भाई। अगला प्रश्न है, जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। बिल्कुल बनता जा रहा है भाई, बिल्कुल बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? ए, सामाजिकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा ही किया जाता है। बी, संचार माध्यम की पहुंच बढ़ रही है। जनसंचार माध्यम अभिवृत्तीय मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। सी, बच्चे संचार माध्यम के से प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते हैं। और डी कह रहा है संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए अच्छा माध्यम है। देखिए फ्रेंड, संचार माध्यम भी आज सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। क्यों फ्रेंड? क्योंकि संचार माध्यम के साधनों के द्वारा व्यक्ति की अभिव्यक्ति है वह एक दूसरे से पास पहुंचने में आसानी हो रही है। जैसे हम क्या करें, किसी भी संचार माध्यम का उपयोग करके अपनी अभिव्यक्ति को समाज के सामने रख सकते हैं। जैसे रेडियो पर कोई भी अगर आप भाषण दे रहे हैं, ठीक, तो उसको पूरा देश सुन रहा है, वह प्रत्येक लोगों तक आपकी अभिव्यक्ति पहुंच रही। तो हुआ ना अच्छा माध्यम, आपकी अभिव्यक्ति को लोगों तक पहुंचाने का एक अच्छा माध्यम है। तो जो सही विकल्प है वह ऑप्शन नंबर बी।
ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है कि जन संचार माध्यम की पहुंच बहुत बढ़ रही है, क्योंकि एक व्यक्ति की आवाज़ को पूरा देश सुन सकता है। ऐसा संभव हुआ संचार माध्यम के द्वारा, और जन संचार माध्यम के द्वारा आवृत्तीय मूल्यों और विषयों को प्रभावित करता है। जी हाँ फ्रेंड, जन संचार व्यक्ति को क्या कहता है, महान बनाता है, साथ ही साथ उनके विचारों को लोगों तक पहुंचाता है। इसलिए फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी वाला जवाब इसका बिल्कुल सही होगा। तो ये था फ्रेंड आज का कंप्लीट लेक्चर। कैसा लगा अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। जी हाँ, और वीडियो के लास्ट में अपने स्कोर कमेंट करना मत भूलें, कितने क्वेश्चन आपने सही अटेंड किए। इसी के साथ इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।